चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी की तरफ। ये चैप्टर नंबर 7 और क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है जीव में विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेरे दोस्त अभी हम लोगों ने थ्योरी देखा है जीवों की विविधता के बारे में। अब आइए हम लोग इसके बारे में शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पढ़ने वाला जो लाइन है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी शुरुआत यहाँ से मानी जाएगी, बाकी सब फालतू बात है। देखिए यहाँ से वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर जिसको आर.एच. विटेकर भी कहते हैं, कार्ल्स बोस नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीव को जगत नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया था। इस धरती पे जितने भी जीव हैं सबको बांटने का प्रयास किया था और उसको नाम दिया था क्या? जगत यानी किंगडम। विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आर.एच. विटेकर जो है पूरे जंतु जगत को 5 भाग में बांटे थे। बोले कितने भाग में? 5 भाग में। पूरे जंतु जगत को 5 भाग में। सबसे पहला जो भाग है उसे मोनेरा कहा जाता है, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। पूरे सजीव जगत को 5 भाग में बांटा था। किसने? तो आर.एच. विटेकर ने। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए हैं। बोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को ऑर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया था। यानी मोनेरा जगत को फिर से 2 भाग में बांटा गया, एक को ऑर्की बैक्टीरिया और दूसरे को यू बैक्टीरिया कहा गया, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों की उप इकाई समूह में क्या किया गया था? वर्गीकृत किया गया था। जैसे सबसे पहले किंगडम जिसको जगत कहते हैं, जगत के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। ये आपको वर्गीकरण पदानुक्रम हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहले जगत, जगत के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश, वंश के बाद जाति। इस आधार पर जीवों को क्या किया गया? बांटा गया था। अब देखिए बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। आपसे पूछेगा कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति है। हम लोग जाति से शुरू किए हैं। किससे शुरू किए हैं? जाति, एकदम सबसे छोटा जाति, जाति से ऊपर वंश, वंश से ऊपर कुल, कुल से ऊपर गण, गण के ऊपर वर्ग, अब वर्ग के ऊपर जगत। सबसे ऊपर क्या है? जगत है। कोई दिक्कत? अब देखिए वही बात है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। अतः किन जीवों को हम एक जाति में, एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। विटेकर द्वारा प्रस्तुत जनन जगत वर्गीकरण को 5 प्रमुख विशेषता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? मोनेरा के बारे में। देखिए मोनेरा के बारे में क्या क्या लाइन है। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं, न ही इनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। यानी इन जीवों का ना तो संगठित केंद्रक है। अगर संगठित केंद्रक नहीं है तो हमने पहले ही बताया था कि जिसमें संगठित केंद्रक नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक में शामिल करते हैं। उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं और ना ही बहुकोशिक है, इसका मतलब ये एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें पाई जाने वाली विविधता उन लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें कुछ में कोशिका भित्ति होगी और कुछ में कोशिका भित्ति नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से,
कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीव में कोशिका भित्ति में होने या न होने के कारण आए परिवर्तन से क्या होता है, भिन्न होता है। देखिए, ये जो मोनेरा जगत है, इसमें कुछ में कोशिका भित्ति होता है, कुछ में नहीं होता है। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा विषम पोषी दोनों हो सकते हैं। अब सवाल है, ये क्या है? क्या ये स्वपोषी है, ये अपना भोजन खुद ब खुद तैयार करते हैं? तो इसमें दोनों हो जाएंगे, इसमें स्वपोषी भी आएंगे और इसमें विषम पोषी भी आ सकते हैं। उदाहरण, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, इस सारा का सारा किसका उदाहरण है? मोनेरा का। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होता है, इसमें कोशिका भित्ति होता भी है, नहीं भी होता है। और ये क्या होते हैं? इसमें नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, जीवाणु, इन सारी चीजों को शामिल किया गया है किसमें? मोनेरा में। अब आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? प्रोटिस्टा के बारे में। अब देखिए, प्रोटिस्टा ये एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, लेकिन ये क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा जो होता है एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लेजेला होती है। ये सीलिया और फ्लेजेला, देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सीलिया और फ्लेजेला के माध्यम से ये क्या करते हैं? गमन। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। ये भोजन बनाते भी हैं और दूसरे पे भी आश्रित होते हैं। उदाहरण, इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें शैवाल आ जाएगा, डाइएटम आ जाएगा, प्रोटोजो आ जाएगा। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। मेरे दोस्त, इसके अलावा अमीबा भी इसी में आता है। ये प्रोटोजोआ, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे, ये सब किस में आता है? सब प्रोटिस्टा जगत में आता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब हम लोग जानेंगे फंजाई। ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव है। ये पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं। फंजाई बोले तो कवक, ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पे निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। हम लोग कवक को मृतजीवी कहते हैं। कवक और जो ये जीवाणु है, ये साफ सफाई करने काम करते हैं। अपघटक, इसको हम लोग अपघटक भी क्या कह सकते हैं। अब देखिए, इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। जीवन की विशेष शुरुआती में एक कोशिकीय, लेकिन जीवन की विशेष अवस्था में ये आगे चल के क्या हो जाते हैं? ये बहुकोशिकीय हो जाते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। आपसे एक सवाल पूछेगा कि कवक की कोशिका किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोई दिक्कत? उदाहरण, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब किसके उदाहरण है? फंजाई के। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, एगोरिकस, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फंजाई के। कोई दिक्कत? अब देखिए, कवक की कुछ प्रजाति नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थायी संबंध बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवी जीवों को लाइकेन कहा जाता है। आपसे बार बार एक सवाल पूछेगा कि बताइए ये लाइकेन किसके किसके बीच की सहजीवी है? तो लाइकेन जो है तो ये कवक और शैवाल के बीच की सहजीवी है। लेकिन कवक में किस प्रकार का कवक? तो देखिए, कवक की कुछ प्रजाति जैसे नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ, कवक में एक बैक्टीरिया हो, ये कवक और शैवाल के बीच की सहजीवी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन। ये लाइकेन अक्सर पेड़ की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। मेरे दोस्त, लाइकेन की बात किया जाए तो इसे हम लोग प्रदूषण का सूचक भी मानते हैं। लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। अब आई प्लांटिंग, प्लांट के बारे में। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। बोलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका प्रयोग? क्लोरोफिल।
इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। चूंकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इन उप वर्गों की चर्चा बाद में करेंगे। अब देखिए यहां थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। देखिए इस धरती पे जितने भी जीवधारी हैं उनको दो भाग में बांटा गया है, एक को प्रोकैरियोटिक और दूसरा को यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को दो भागों में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। प्रोकैरियोटिक में कौन आएगा, तो इसमें मोनेरा जगत आता है। कौन जगत, मोनेरा। बाकी यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, लेकिन प्रोटिस्टा एक कोशिकीय है। बहुकोशिकीय में कुछ ऐसे हैं जिसमें कोशिका भित्ति होती है और कुछ ऐसे हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। जैसे जैसे कोशिका भित्ति जिसमें होती है उसमें दो टाइप के, एक ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, फंजाई, और एक ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उन्हें प्लांटी कहा जाता है। और जिस कोशिका भित्ति रहित होते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमेलिया, यानी एनिमल, जंतु। कोई दिक्कत, चलिए अब देखें हम लोग एनिमल वर्ग यानी जंतु वर्ग के बारे में देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इस वर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे, सब बाद में करबो तो अभी। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लांटी के बारे में पूरे डिटेल में। पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित है अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाता है कि पौधे में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित होते हैं अथवा नहीं। अब देखिए इसको भी हम लोग कई टाइप में बांटे हैं। सबसे पहला एक है जिसको थैलोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। अब देखिए इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पता चलता है। यानी शारीरिक संरचना में विभेदीकरण का मतलब इस वर्ग के पौधों में सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि। यानी जो भी शैवाल हैं, इस शैवाल को हम लोग किस में शामिल कर देंगे, तो इसको हम लोग थैलोफाइटा में शामिल करते हैं। बोले किस में शामिल करते हैं, थैलोफाइटा। देखिए इस टाइप के जो पौधे हैं तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। देखिए यूलोथ्रिक्स है, क्लेडोफोरा है, अल्वा है, स्पाइरोगाइरा है, और ये क्या है, थैलोफाइटा यानी कारा। चलिए अब देखें ब्रायोफाइटा, तो इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यानी कुल मिला के इसमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। उदाहरण मॉस, प्यूनेरिया, मर्केसिया इत्यादि किसमें शामिल होते हैं, तो ये ब्रायोफाइट, जिसको पादप जगत का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। अब आइए बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास और अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्ग में विभाजित किया गया। एक को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, एक को एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, तो देखिए नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे और फल के अंदर बीज, जो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उसको जिम्नोस्पर्म, और जो जब बीज फल के अंदर होता है तो उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। बोले क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो देखिए
यह शब्द दो ग्रीक शब्द जिम्नो और अस्पर्मा से मिलकर बनता है। इसमें जिम्नो का अर्थ नग्न और अस्पर्मा का अर्थ बीज, अर्थात इन्हें नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। उदाहरण पाइनस और साइकस। ये पाइनस है और ये क्या है, साइकस। ये किस में आएंगे, जिम्नोस्पर्म में आएंगे। चलिए, टेरिडोफाइटा इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इन्हें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन तक पाए जाते हैं, जैसे मर्सेलिया, फर्न, हॉर्स टेल। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिसे बीजाणु यानी स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर। इन तीन समूह के पौधों में जन्नांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। बोले क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित और विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उसे फिनेरोगेम कहते हैं। बोले क्या कहते हैं, फिनेरोगेम कहते हैं। चलिए आगे। ये एंजियोस्पर्म क्या होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं ये एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो देखिए, यह दो ग्रीक शब्द एक एंजियो और एक अस्पर्मा से मिलके बना है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, अस्पर्मा का अर्थ होता है बीज। वैसा बीज जो किसी आवरण से ढका हो, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीज का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो बाद में फल बन जाता है। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। इनमें भोजन का संचय, इनमें जो भोजन का संचय है या तो बीज पत्र में होता है या फिर भ्रूण कोश में। बीज पत्र की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। एक को एक बीज पत्री कहते हैं और एक को एक बीज पत्र वाले पौधों को एक बीज पत्री और दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीजपत्री कहा जाता है। पौधों के वर्गीकरण का आलेख डैश में दर्शाया गया है। अब देखिए पादप, पादप का वर्गीकरण कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। पादप को दो भाग में बांटा गया है। पादप शरीर बिना विभेदन के, थैलोफाइटा, जिसका जड़ तना ये सब कुछ पता नहीं चलता है, थैलोफाइटा। और विभेदित पादप शरीर जिसमें संवहनीय उत्तक हो, ब्रायोफाइटा। संवहनीय उत्तक नहीं हो, ब्रायोफाइटा। और जिसमें संवहनीय उत्तक हो। फिर संवहनीय उत्तक हो, उसको दो भाग में, एक बीज रहित जिसको हम लोग टेरिडोफाइटा, और एक बीज उत्पादित करने वाले जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनेरोगेम। फिनेरोगेम दो टाइप के, एक नग्न बीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एक फल में बंद बीज जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म फिर दो टाइप के, एक दो बीज पत्री और एक बीज पत्री, सब बता चुके हैं पहले। चलिए आगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे एनिमेलिया के बारे में। एनिमल, इस वर्ग में यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अधिकतर जंतु चलयमान होते हैं। शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहले पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ छिद्र युक्त जीवधारी है। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं, यानी चलते नहीं, किसी आधार से चिपके होते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र होता है, नामे है पोरीफेरा।
ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसे माध्यम से शरीर में जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों का संचरण होता है। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इसकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिसमें उत्तक के विभेदन नहीं होता है। इन्हें सामान्यतः स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, स्पॉन्ज। ये बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण साइकॉन, उपलेक्टेला, स्पॉन्जिला इत्यादि कुछ उदाहरण है पोरीफेरा के। पोरीफेरा में छोटा छिद्र जो होता है उसे ऑस्टिया कहा जाता है, बड़ा जो छिद्र होता है उसको ऑस्कुलम कहा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अब है सिलेंट्रेटा। ये सिलेंट्रेटा क्या है तो देखिए, सिलेंट्रेटा ये जलीय जीव हैं। इनका शरीर संगठन उत्तकीय स्तर का होता है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है, जैसे कोरल, और कुछ अकेले रहती है, जैसे हाइड्रा है, समुद्री एनिमोन है, जेलीफिश है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सिलेंट्रेटा। अब भाई ये प्लेटी हेलिमेंथीज क्या होता है तो देखिए, प्लेटी हेलिमेंथीज तो देखिए, पूर्ण वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है। इनका शरीर त्रिकोरक होता है, अर्थात इनका उत्तक विभेदन 3 कोशिकीय स्तर से हुआ है। इनके शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बने होते हैं तथा इनमें कुछ अंग भी होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। ओरिजिनल इनका देह गुहा नहीं होता है। देह गुहा का मतलब सब कुछ पता चलना चाहिए, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारी और चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटा कृमि भी कहा जाता है। इसमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु तथा लीवर प्लूक जैसे परजीवी उदाहरण चित्र में दिए गए हैं। चलिए अब देखें, एक होता है नीमेटोडा। ये भी त्रिकोरक जंतु हैं तथा इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, लेकिन इनका शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। इनके देह गुहा को कुटसिलोम कहते हैं। इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, पीन कृमि इत्यादि कुछ उदाहरण है। और ये लोगों में क्या करते हैं? ये रोग फैलाने का भी काम करते हैं। देखिए, ये देखिए एस्केरिस बाउचेरिया, ये सारे के सारे रोग फैलाने वाले जीव हैं। एक होता है एनिलिडा। एनिलिडा ध्यान से समझिएगा। एनिलिड जंतु द्विपार्श्व सममित और त्रिकोणिक होते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा भी होता है। इसमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक विभिन्नताएं हैं। ये विभिन्नताएं उनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। देखिए खंड के रूप में है। जलीय एनिलिडा अलवण और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। उदाहरण केचुआ, नेरिस, जोंक, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं। बोले सारे के सारे किस में आते हैं? एनिलिडा में आते हैं। ये सारे के सारे एनिलिडा में आते हैं। कोई दिक्कत? अब देखें, एक होता है ऑर्थोपोडा। यहाँ एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। ऑर्थोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर खंड युक्त होता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अंतर रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इसमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। देखिए जुड़े हुए पैर, कुछ सामान्य उदाहरण है झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी,
बिच्छू, केकड़ा इत्यादि, ये सब किस में आएंगे? सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा। देखिए जितना भी देख रहा है ना, तितली उतली हो गया, सब ऑर्थोपोडा। धरती का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। अब है मोलुस्का। स्पंजी टाइप के होते हैं। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलुस्का जंतुओं के कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनीय तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरण घोंघा, सीप इत्यादि। इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर पाया जाता है और इसको हम लोग किस में शामिल करेंगे? मोलुस्का वर्ग में। कोई दिक्कत? चलिए, घोंघा, सीप, इवनियो सब इसी में आएगा। अब भाई एक पार्ट है जिसको हम लोग इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा, ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ जाहक यानी हेज हॉल तथा ड्रामा का अर्थ त्वचा होता है। अतः इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है। ये देह गुहायुक्त त्रिकोणिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इसके चलन में सहायता करते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण स्टारफिश, समुद्री ऑर्चिन, ये सब किस में आएगा? तो ये सारे के सारे आएंगे इकाइनोडर्मेटा में। किस में आएंगे? इकाइनोडर्मेटा। अब आई देखिए, अब है प्रोटोकॉर्डेटा। तो देखिए ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक और देह गुहायुक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचना के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित है। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतु के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। यह पेशियों से जुड़ने का स्थान भी क्या करता है? प्रदान करता है। जिसमें चलन आसानी से हो। प्रोटोकॉर्डेटा जंतुओं में जीवन का सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता है। ये समुद्री जंतु हैं। उदाहरण बैलेनगोलस, हर्डमेनिया, एम्फियोकस इत्यादि। ये सब किस में आएंगे? प्रोटोकॉर्डेटा में आते हैं। चलिए अब है वर्टिब्रेट, कशेरुक। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कशेरुक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग अलग होता है और पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट कशेरुक द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक देह गुहा वाले जंतु हैं। इनमें ऊतक और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुक जीव में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। जितने कशेरुक जीव हैं उनमें कुछ निम्न लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन लक्षण? पहला, नोटोकॉर्ड होगा, रीढ़ का हड्डी होगा, पृष्ठ नलीय कशेरुक दंड और मेरुरज्जु, त्रिकोणिक शरीर होगा, युग्मित कुलोन थैली होगा और इसमें क्या होगा? देह गुहा होगा। देह गुहा का मतलब हाथ पैर ये सब स्पष्ट पता चले। वर्टिब्रेटा को 5 वर्ग में विभाजित किया गया। वर्टिब्रेटा को कितने वर्ग में? 5। सबसे पहला जो वर्ग है उसको हम लोग मत्स्य वर्ग कहते हैं। बोलिए सबसे पहला वर्ग कौन है? तो सबसे पहला वर्ग जो है उसको हम लोग मत्स्य वर्ग कहते हैं, यानी मछली वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आई, ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगह पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेट के से ढकी रहती है। ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती है। इनका शरीर धारा रेखीय होता है, जो हम लोग पहले 6-7 में पढ़ चुके हैं। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोम, जिसको गिल्स कहा जाता है, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये अंडे देती है। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है। कुछ मछलियों में जो कंकाल है ना, वो किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है।
जैसे शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू उदाहरण के लिए चित्र दिए गए हैं। ये सारे मछली हैं। देखिए डिफरेंट टाइप का मछली आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं ना। अब भाई जल स्थलचर जिसको एम्फीबियन कहते हैं, ये मनुष्य से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें शल्क नहीं पाए जाते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती है तथा हृदय त्रिकक्षीय होते हैं। इनका हृदय कितना चेंबर का होता है? 3। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता है। वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन कुलुम अथवा फेफड़ा द्वारा होता है। ये अंडे देने वाले जंतु हैं। ये जल तथा स्थल दोनों पे रह सकते हैं। उदाहरण मेढक, सेलामेंडर, टोड इत्यादि। ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे उभयचर में। देखिए सेलामेंडर है, टोड है, ये राना टिग्रीना है, साधारण मेढक, और ये हाइला है जो वृक्ष मेढक है। चलिए अब सरीसृप। सरीसृप जो है असमतापी जीव है। इनका शरीर का टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है। इनका शरीर सल्कों द्वारा ढका होता है, सल्क द्वारा। इनमें श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, यानी त्रिकक्षीय बोले तो 3 चेम्बर का। लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है। ये सभी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच के ढके होते हैं तथा जल अस्तर चल की तरह इन्हें जल अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे के सारे किस में आएंगे? उभय सरीसृप में आएंगे। कोई दिक्कत? अब भाई हम लोग जानते हैं पक्षी वर्ग के बारे में। ये समतापी प्राणी है। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनके आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर पैरों से ढका होता है। शरीर पैरों से नहीं, श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं चित्र। देखिए उदाहरण के लिए आप सब चित्र देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग है, ये सब चिड़ियाघर में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सब सरीसृप में आते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे स्तनपायी। चलिए ये हम लोग जानते हैं किसके बारे में? स्तनपायी। देखिए स्तनपायी की अगर बात किया जाए तो ये समतापी प्राणी है। इनका शरीर का टेम्परेचर फिक्स होता है। हृदय 4 कक्षीय होता है, 4 चेम्बर। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियां पाई जाती है। इसकी त्वचा पर बाल, श्वेत तथा तेल ग्रंथि पाई जाती है। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे एकीडना, प्लेटिपस, ये अंडा देते हैं स्तनधारी लेकिन देते हैं अंडा है। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मर्सूपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। मर्सूपियस उनका थैली होता है। देखिए ये सब किस में आएंगे? स्तनधारी में। बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़ भी स्तनधारी है, और व्हेल भी क्या है? व्हेल भी आपका स्तनधारी में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब सवाल है कि नाम पद्धति क्या होता है। तो देखिए जीवों के विभिन्न वर्गीकरण नाम की क्या आवश्यकता है? कैरोनस लिनियस का जन्म स्वीडन में हुआ था। चलिए इनके बारे में है। चलिए ये सभी नाम देखिए कुछ जंतु और पौधे के नाम जितनी भाषा में संभव हो सके आप बताएं। जैसे चित्ता, मोर, चिट्टी, आलू, नीम, कमल, आलू। इन सभी में नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए। इसीलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा है
हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाले समझ भी नहीं पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों का एक वैज्ञानिक नाम देकर उसी प्रकार हल किया, जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों का संकेत के रूप में निरूपित करके किया गया है। इसी प्रकार किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं सदी में शुरू की गई थी। 18वीं सदी में क्या की गई थी? शुरू की गई थी। कोई दिक्कत? बस यही हम लोग पढ़े थे, जीवों का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है। चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में।